हेलो। आज हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की। जैसा कि पहले हम वीडियो में कॉस्ट के बारे में जान चुके हैं कि कॉस्ट रेफर करता है ऑल द एक्सपेंसेस वेदर दोज आर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, those are incurred in the production and sale of good or providing of services are termed as cost. What does it mean? जो भी हमारे expenses प्रोडक्शन को बनाने में हुए हैं, चाहे डायरेक्टली हुए हों चाहे इनडायरेक्टली हुए हों, और इंक्लूडिंग द सेल ऑफ गुड, या फिर हम कोई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो भी कॉस्ट है हमारी लगी है दैट विल बी टर्म्ड एज कॉस्ट। आप जानते हैं कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है हमारा। In fact, there are three elements of cost. One is material, second labor, and third is other expenses. Other expenses means all the expenses other than material and labor will be included in other expenses. अब मटेरियल को भी हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एंड लेबर को भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सिमिलरली फर्दर एक्सपेंसेस कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ लेट्स सी वन बाय वन कि व्हाट आर ऑल दीज एक्सपेंसेस एंड इसके अंदर को क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अगर हम मटेरियल से स्टार्ट करें तो मटेरियल क्या है? इनफैक्ट मटेरियल में बी डिफाइंड एज द सब्सटेंसेस फ्रॉम विच products are manufactured. Now these material may be in the raw form or manufactured state. अब raw form और manufactured state क्या है इसको थोड़ा सा जानते हैं। सपोज कीजिए कि मेरी एक गारमेंट यूनिट है एंड आई एम प्रोक्योरिंग द फैब्रिक फ्रॉम द वीवर। सो ये फैब्रिक मेरे लिए मटेरियल तो है बट इट इज़ इन द मैन्युफैक्चर्ड स्टेट, क्योंकि इससे पहले इसकी प्रोसेस रही है, स्पिनिंग हुई है, उसके बाद वीविंग हुई है। सो अल्टीमेटली आई एम गेटिंग इट इन द मैन्युफैक्चर स्टेट। अब रो फॉर्म की बात को हम समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि मेरी एक कंपोजिट मिल है, मैं ही स्पिनर हूँ, मैं ही वीवर हूँ और मैं ही अल्टीमेटली गारमेंट मैन्युफैक्चरर हूँ। सो अल्टीमेटली वाइल स्पिनिंग आई नीड द फाइबर। सो फाइबर क्या है मेरा? रो फॉर्म में है। सो मटेरियल कैन बी इन टू फॉर्म। अब समझते हैं हम लोग कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। तो डायरेक्ट मटेरियल आर दोज मटेरियल विच आर आइडेंटिफाइड इन द प्रोडक्ट एंड इनफैक्ट दे बिकम द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास शर्ट है, तो शर्ट के लिए मुझे फैब्रिक चाहिए, मुझे बटन चाहिए होंगे, और हो सकता है मुझे कुछ और एक्सेसरी वगैरह मेरी लगी हो, और उसके अंदर आप देखेंगे स्विंग थ्रेड भी लगा है। सो ऑल दीज मटेरियल विच बिकम्स पार्ट एंड ऑफ द प्रोडक्ट एंड कैन बी आइडेंटिफाइड, दे आर डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल में क्या हुआ? डायरेक्ट मटेरियल में हमारा हुआ फैब्रिक हुआ, और ऐसा मटेरियल भी हुआ जो उस शर्ट को बनाने में यूज़ हुआ है, बेशक हम उसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया आपका स्विंग थ्रेड की बात की। सिमिलरली जो हमारे प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है, आपकी शर्ट बन गई है, नाउ यू आर पैकिंग इट, यू रिक्वायर कार्डबोर्ड बॉक्सेस, यू रिक्वायर रैपिंग, यू मे आल्सो बी रिक्वायरिंग द ऑल पिन्स। समटाइम यू सी व्हेन यू आर गोइंग टू बाय अ शर्ट, तो ऑल पिन्स भी लगी होती हैं। सो ऑल दीज पैकिंग मटेरियल्स आर आल्सो इंक्लूडिंग इन द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। एंड अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल की। इनडायरेक्ट मटेरियल कौन से मटेरियल है? दीज आर दोज मटेरियल विच डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। These material are consumed in the course of manufacture and cannot be easily identified in the product. अब फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, अगर आप गारमेंट स्टिच कर रहे हैं और स्विंग मशीन पे कर रहे हैं, यू विल बी रिक्वायरिंग सम लुब्रिकेटिंग ऑयल चाहिए होगा आपको, सब क्लीनिंग मटेरियल भी चाहिए होगा,
और हो सकता है कुछ आप वहाँ पर चौक वगैरह से मेंशन कर रहे हैं, कुछ मार्क लगा रहे हैं, कुछ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आप भी यूज़ कर रहे हैं. दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, बट इट इज़ इनडायरेक्ट मटेरियल. अभी हम आगे भी बात करेंगे कि ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल है हमारे, these in fact all the indirect material, indirect expenses, that may be of material, that may be of labor, that may be of other expenses, this comes under overhead, that we will talk in the next video. But again, so जो हमारे indirect material होंगे, वो indirect material ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट में यूज़ हो रहा है हमारा, वो indirect मटेरियल हमारा फैक्ट और भी जगह में भी, ऑफिस के काम में भी हमको ज़रूरत पड़ सकती है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन है वहाँ भी हमको ज़रूरत पड़ सकती है. ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे. फ़िलहाल तो अभी ये इस बात समझने की है कि इनडायरेक्ट मटेरियल जो भी हम मटेरियल जो पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट नहीं है बट समहाउ इज़ बीइंग यूज्ड. सेकंड हम लेते हैं लेबर की बात कर लेते हैं. लेबर भी जैसे बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है. पहले हम समझते हैं कि लेबर है क्या चीज. इनफैक्ट लेबर में बी डिफाइंड एज अ ह्यूमन एफर्ट बाय विच मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट ना. सो कोई भी ह्यूमन एफर्ट्स हमारे लगे हैं जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज लेबर प्रोडक्ट. तो लेबर को दो पार्ट में है हमारा, डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में. डायरेक्ट लेबर क्या चीज़ है? डायरेक्ट लेबर वो लेबर है विच इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट. अगर आपका टेलर है तो अगर वो रॉ फैब्रिक को डायरेक्ट गारमेंट में कन्वर्ट कर रहा है, सो दैट इज़ योर डायरेक्ट लेबर. लेकिन अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम सर्विस इंडस्ट्री की बात करें कि जिनका काम प्रोडक्ट बनाना नहीं है, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस. सो फॉर एग्जांपल अगर मान लो कैब्स का काम है किसी का, सो जो ड्राइवर है और कंडक्टर हैं बसेस के या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट इन दैट केस ड्राइवर कंडक्टर दे विल बी कमिंग अंडर डायरेक्ट लेबर. यहाँ खैर अपैरल इंडस्ट्री में जहाँ तक हमारी प्रोडक्शन की बात है, तो सर्विस इंडस्ट्री में ये नहीं है. लेकिन एक बात हम कर सकते हैं कि एक्सपोज करो यू आर ए फ्रीलांस डिज़ाइनर और आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. लेट्स से यू आर इंटीरियर डेकोरेटर, सो यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज related to interior decoration. So in that case आप की जो एक्सपेंसेस होंगे दैट विल बी कमिंग अंडर डायरेक्ट लेबर. सो डायरेक्ट लेबर को इनफैक्ट हम लोग कई बार अपैरल इंडस्ट्री में प्रोडक्टिव लेबर भी कह देते हैं, ऑपरेटिंग लेबर भी कह देते हैं और प्रोसेस लेबर भी कह देते हैं. अब हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट लेबर की. इनडायरेक्ट लेबर क्या चीज़ है? इनडायरेक्ट लेबर इज अ लेबर विच इज़ नॉट डायरेक्टली engaged in the production process but is engaged to assist or help the production process. तो वेरी क्लियर है कि डायरेक्टली तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसकी, लेकिन समहाउ वो असिस्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में. इसमें फॉर एग्जांपल सुपरवाइज़र हो सकते हैं आपके, और इसके अलावा ऑफिस मैनेजर हो सकते हैं, सेल्समैन हो सकते हैं, स्टोर कीपर हो सकते हैं. हाँ, तो जैसा कि हमने यहाँ भी बात किया था, जो इनडायरेक्ट मटेरियल है या सिमिलरली इनडायरेक्ट जो लेबर है जो उसके एक्सपेंसेस हैं वो भी हमारे ओवरहेड में जाएंगे. अब हम बात करते हैं अदर एक्सपेंसेस की. अदर एक्सपेंसेस क्या चीज़ है? तो इनफैक्ट दीज आर द कोस्ट अदर देन द मटेरियल कोस्ट और लेबर कोस्ट आर नोन एज एक्सपेंसेस. तो जैसा कि पहले बता चुके हैं, ऐसे वो सभी एक्सपेंसेस जो तो ना तो मटेरियल की में इंक्लूड हो रहे हैं एक्सपेंसेस, ना तो लेबर में की कॉस्ट में इंक्लूड हो रहे हैं, वो सभी हमारे एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में होंगे. जैसा कि सपोज यू आर पेइंग रेंट ऑफ द फैक्ट्री या ऑफिस या वेयर हाउस है, स्टोर हाउस है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंश्योरेंस है. सो तो ये हमारा अदर एक्सपेंसेस में आएगा. तो दो इसके अंदर कैटेगराइजेशन है, डायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है. सो अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या चीज़ है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस विच कैन बी डायरेक्टली
allocated to the specific product. Clear? So these are the expenses, in fact, which are specifically incurred for the production of a particular product. अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे समझने की बात करते हैं। सपोज करो कि आपने कुछ प्लांट ऐसा है, स्पेशल प्लांट है या मशीन है, वो आपने या तो उसका चार्ज आप रेंट पे लिया हुआ है और यू आर पेइंग ए मंथली रेंटल, इन दैट केस दैट विल बी कमिंग अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, क्योंकि ना तो वो मटेरियल में आ रहा है ना वो लेबर में आ रहा है, but ultimately somebody is charging some rental on specific plant, machinery or tool, so वो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड करेंगे। इसमें कुछ और भी हो सकता है। सपोज करो कि आप कुछ पेटेंट या रॉयल्टी पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अदर देन दिस आई एम कंसीडरिंग अपैरल इंडस्ट्री के अलावा बात करते हैं। सपोज करो मैकडोनल्ड है ना, आपने सपोज करो मैकडोनल्ड का एक काउंटर एक इस्टेब्लिश किया, बट मैकडोनल्ड विल बी चार्जिंग यू, सो वो जो चार्ज है अल्टीमेटली that will be coming under direct expenses, so cost of patent and royalty it will be coming. Similarly है कुछ आपकी डिज़ाइन पैटर्न आप के हो सकते हैं कि एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़े हों उसके लिए किसी डिज़ाइनर को। फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग द सर्विसेज ऑफ डिज़ाइनर्स एंड वो कह रहा है कि ये मेरा डिज़ाइनर एंड पैटर्न जो है मेरा कॉपीराइट है, सो आई विल बी चार्जिंग दिस सम अमाउंट, सो विल बी कमिंग अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और भी आप सपोज करो कि आपने किसी कंसल्टेंट को पेमेंट कर रहे हैं, कोई सर्वे आपने कंडक्ट किया, सो दैट विल बी कमिंग अंडर अदर एक्सपेंसेस। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? दीज आर एक्सपेंसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अंडर अदर एक्सपेंसेस कैटेगरी। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which cannot be directly allocated to specific cost for the product. तो एग्जाम्पल जैसे कि डिस्कस किया कि रेंट ऑफ फैक्ट्री हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। अच्छा, जो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी हो रही है अल्टीमेटली टूट फूट हो रही है उसकी, तो वो भी इसके अंडर में ही आएगा। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो सकते हैं, बैड डेप्ट हो सकते हैं। बैड डेप्ट का मतलब कहीं आपने मटेरियल सप्लाई किया था लेकिन दैट पर्सन इज़ नॉट एबल टू क्लियर योर ड्यूज, और उसके जो एक्सपेंसेस हो गए वो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे, राइट। और इसके अलावा हमारा ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो भी हमारे, जैसे कि पहले डिस्कस किया था, दैट विल बी ए पार्ट ऑफ द ओवरहेड। सो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ओवरहेड की बात करेंगे। थैंक यू।